स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शैलेश सर आप लोगों के बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ। इसके पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, विल बी शैल बी का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। हैज हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग और विल हैव शैल हैव का प्रयोग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पुनः प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना सीखेंगे। किस प्रकार इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है हैज हैव के बाद, वर्ब के पहले और हैज हैव के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हैज हैव के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पहले इसी वीडियो के पहले हम लोग पढ़े कि हैज हैव का सामान्य अर्थ होता है पास या रखना। हैड का भी प्रयोग हम लोग पढ़े पास या रखना के अर्थ में। विल हैव और शैल हैव का भी प्रयोग हम लोग पढ़े पास या रखना के अर्थ में, जो अधिकार या संबंध बतलाता था। लेकिन आज हम लोग हैज हैव के बाद वर्ब के पहले इन्फिनिटिव टू लगाने का प्रयोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्फिनिटिव टू लगता है। इन्फिनिटिव टू लगाने से इसका अर्थ कैसा बनता है, इसका भाव क्या कहता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव प्रेजेंट टेंस है। इतना कहने और लिखने के बावजूद हम लोग थोड़े से में समझ लेंगे कि हैज हैव के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। हैज हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। टू को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है और टू का अर्थ ही होता है ना, नी, ने। टू का अर्थ क्या होता है? ना, नी, ने। उसी ना, ने, नी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, अर्थात जिस वर्ब के पहले टू लगा होता है उसका हिंदी में सामान्य अर्थ होता है ना, नी, ने, और वह जो है इन्फिनिटिव का कार्य करता है। एक ही वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस को पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस हैज हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना देखेंगे, कैसे करना है। पहले पहचान देखेंगे कि हिंदी का जो वाक्य आएगा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए उसका वाक्य कैसा रहेगा, उसके वाक्य के अंत में क्या रहेगा। तो पहचान हम लोग देखेंगे। इसके हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होती है, ने होते हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है। एक ही वाक्य रहेगा, उसमें ना है कभी आ जाएगा, उसी वाक्य के अंत में कभी ना पढ़ता है आ जाएगा और उसी वाक्य के अंत में कभी ना होता है आ जाएगा। जैसे उसे पटना जाना है या उसे पटना जाना पड़ता है या उसे पटना जाना होता है। एक ही सेंटेंस है, तीन प्रकार से कहा गया। पुनः देखिए, उसे पटना जाना है या उसे पटना जाना पड़ता है
या उसे पटना जाना होता है। तो वाक्य के अंत में ना है आ जाए तो भी उसी प्रकार बनाएंगे, ना पढ़ता है आ जाए तो भी उसका टेंस उसी प्रकार से बनेगा, ना होता है आ जाए तो भी उसका टेंस उसी प्रकार से बनाएंगे। और इसमें नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले वाले सेंटेंस में हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी, इज, एम आर, वाज, वेयर का प्रयोग करने के बाद हम लोग नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव को लिखेंगे, इसके बाद इन्फिनिटिव टू को लिखेंगे और टू को लिखने के बाद वर्ब का प्रथम रूप लिखेंगे, मुख्य क्रिया का पहला रूप। क्रिया 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः तो 4-5 प्रकार से हम पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, क्रिया के प्रथम रूप को हम हैज, हैव, टू लिखने के बाद लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड्स कोई रहेगा तो अदर वर्ड्स को लिखेंगे। हम लोग पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, इसके बाद वर्ब 1 मुख्य क्रिया का पहला रूप और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। अब हम लोग एग्जाम्पल देखें। मुझे जाना है, मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। मुझे जाना है, ना है आ गया। मुझे जाना पड़ता है, ना पड़ता है। मुझे जाना होता है, ना होता है। पहचान को देखिए और एक बार मिलाइए कि जो हम पहचान में लिखे हैं, ना है, ना पड़ता है, ना होता है, ये सेंटेंस के अंत में है। तो इससे हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। इसमें हैज, हैव के बाद टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया के पहला रूप को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को, इसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो। 3 प्रकार से इसे लिखा गया है, लेकिन तीनों का ट्रांसलेट एक बना है, आई हैव टू गो। दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। उसे पत्र लिखना है, इसके वाक्य के अंत में भी ना है आया है। उसे पत्र लिखना है तो उसे सब्जेक्ट, सर्वप्रथम स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट के जगह पर ही, हैज या हैव के जगह पर हैज और इन्फिनिटिव टू के जगह पर इन्फिनिटिव टू, इसके बाद वर्ब 1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। उसे पत्र लिखना है, ही हैज टू राइट ए लेटर, ही हैज टू राइट ए लेटर। यहाँ देखेंगे, यहाँ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब 1 को लिखेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में उन लोगों को देश की सेवा करनी है। दे हैव, उन लोगों, एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात कही जा रही है तो दे हैव, दे के साथ हैव का प्रयोग। दे हैव, इसके बाद टू को लिखेंगे, दे हैव टू, इसके बाद सेवा करना, सर्व द कंट्री। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, सोहन हैज टू बेग। सोहन सब्जेक्ट के जगह पर, हैज या हैव के जगह पर हैज, टू के जगह पर टू और वर्ब 1। सोहन हैज टू बेग, सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। यदि कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यदि समझ में नहीं आ रहा है
तो इसको देखिए ध्यान से, कितना भी बड़ा वाक्य हो, सब्जेक्ट कर्ता वाक्य के शुरू में रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। कर्ता कहाँ रहता है? वाक्य के शुरू में, और क्रिया वर्ब वाक्य के अंत में रहती है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, कर्ता वाक्य के शुरू में अफर्मेटिव सेंटेंस में, और क्रिया वाक्य के अंत में रहती है। और क्रिया के पहले जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट है। क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कर्ता समझ में आ गया, क्रिया कर्ता वाक्य के शुरू में और क्रिया सबसे अंत में, और उसी क्रिया के अंत में ना नी ने लगा रहता है। जब नाने नी लगा रहता है जिस शब्द के अंत में, वही वर्ब है। यहां देखिए, उन लोगों को देश की सेवा करनी है, उन लोगों को देश की सेवा करनी है। देश की क्या करनी है? सेवा करनी है। तो सेवा करना हमारा वर्ब हो गया। और किसकी सेवा करनी है? देश की। देश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देश की सेवा कौन करेगा? उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। सोहन, अब इसमें देखें कौन सा वर्ब है, इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है। तो हम बता दिए कि कर्ता वाक्य के शुरू में रहता है और क्रिया वाक्य के अंत में रहती है, और उसके अंत में ना नी ने लगा रहता है। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। सोहन हैज़ टू बेग। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव को लिखेंगे, इसके बाद नॉट को लिखेंगे, इसके बाद टू को लिखेंगे, टू को लिखेंगे, वर्ब वन को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और कोई अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स को लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट का, इसके बाद टू का, इसके बाद क्रिया के प्रथम रूप का, वर्ब वन का, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मुझे काम नहीं करना है, या मुझे काम नहीं करना पड़ता है, या मुझे काम नहीं करना होता है। तीन प्रकार से आया सेंटेंस। मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, या मुझे काम नहीं करना होता है। तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को लिखेंगे, हैज हैव के जगह पर हैज है या हैव को लिखेंगे, नॉट के जगह पर नॉट लिखेंगे, जहां टू लगाना है टू लिखेंगे, इसके बाद वर्ब वन को लिखेंगे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। आई हैव नॉट टू वर्क, इसको हम बना सकते हैं कि आई हैव नॉट टू डू द वर्क, आई हैव नॉट टू डू द वर्क, या आई हैव नॉट टू वर्क लिख देंगे तो भी चला जाएगा। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है, उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है, या उन लोगों को वहां नहीं ठहरना पड़ता है, या उन लोगों को वहां नहीं ठहरना होता है। तीनों सेंटेंस एक ही है, ध्यान से देखिए। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है, दे हैव नॉट टू स्टे देयर। दे सब्जेक्ट के जगह पर, हैज या हैव के जगह पर हैव, नॉट के जगह पर नॉट, और टू के जगह पर टू, और वर्ब वन के जगह पर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट के जगह पर देयर। देयर स्थान सूचक शब्द है। उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है, दे हैव नॉट टू स्टे देयर। उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, या उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, या उसे क्रिकेट नहीं खेलना होता है। दो बार, तीन बार, चार बार बता रहे हैं, इसे ध्यान से समझिए, देखिए।
और ध्यान से इसे पढ़िए। उसे क्रिकेट नहीं खेलना है। ही हैज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है या मुझे कुछ नहीं करना होता है। मुझे कुछ नहीं करना है। आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। ये 3 प्रकार से वाक्य बना है, 3 प्रकार से इसे बना सकते हैं। आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, या आई हैव नॉट टू डू समथिंग, या आई हैव टू डू नथिंग। यदि नथिंग का प्रयोग करेंगे तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि समथिंग का प्रयोग करेंगे तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि एनीथिंग का प्रयोग करते हैं तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन नथिंग का जब प्रयोग करेंगे तो यह हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये नकारात्मक सेंस देता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, या आई हैव नॉट टू डू समथिंग, या आई हैव टू डू नथिंग। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। बता चुके हैं पहले भी कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। सेंटेंस के शुरू में हम हैज या हैव को लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है तो हैज या हैव को वाक्य में पहले लिखेंगे ट्रांसलेट करते समय। देखिए ध्यान से, क्या राम को पढ़ना पड़ता है? क्या राम को पढ़ना है? क्या राम को पढ़ना होता है? 3 प्रकार से वाक्य को बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्या राम को पढ़ना पड़ता है, या क्या राम को पढ़ना है, या क्या राम को पढ़ना होता है। तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे। क्या वाक्य के शुरू में है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को लिखेंगे। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हैज को पहले लिखेंगे। हैज राम टू रीड। एक बार पुनः स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। हैज या हैव को लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि नकारात्मक वाक्य हो तो नॉट को लिखेंगे, या इसके बाद टू को लिखेंगे, या इसके बाद वर्ब 1 को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अदर वर्ड्स को लिखेंगे। बात एक ही है। पुनः देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को। सब्जेक्ट पहले है, हैज बाद में है। और जब प्रश्नसूचक शब्द आता है, जब क्या शुरू में आता है तो इसी हैज को सब्जेक्ट के जगह पर कर देते हैं और सब्जेक्ट को हैज के जगह पर कर देते हैं। हुआ है, हैज हैव को पहले कर दिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दिए। यहाँ पर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले है, हैज को बाद में कर दिए। इंटरोगेटिव में हैज हैव को पहले कर दिए और सब्जेक्ट को उसके बाद, इसके बाद नॉट, इसके बाद इन्फिनिटिव टू, इसके बाद वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या राम को पढ़ना पड़ता है? हैज राम टू रीड। इसमें नकारात्मक प्रश्नात्मक दोनों नहीं है, केवल प्रश्नात्मक है। जब निगेटिव शब्द नहीं दिया है, नहीं शब्द नहीं दिया है तो हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद नहीं करेंगे। दूसरे वाले में देखेंगे। क्या तुम्हें आवेदन पत्र नहीं लिखना पड़ता है? क्या तुम्हें आवेदन पत्र नहीं लिखना पड़ता है? हैव यू नॉट टू राइट एन एप्लीकेशन। क्या तुम्हें, क्या शुरू में है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगा है। हैव यू नॉट टू राइट एन एप्लीकेशन। हैव के जगह पर हैव, सब्जेक्ट के जगह पर यू, नॉट के जगह पर नॉट, टू के जगह पर टू, वर्ब 1 के जगह पर राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा गया है। हैव यू नॉट टू राइट एन एप्लीकेशन। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसे भी बता चुके हैं
कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में हो, हिंदी वाक्य के बीच में हो, तो ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद हैज या हैव को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद इन्फिनेटिव टू को लिखेंगे। इसके बाद वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है। क्या वाक्य के बीच में आ गया, वाक्य के अंदर है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। व्हाट सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव को लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसमें नहीं शब्द दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब वन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, सीधा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है। व्हाट हैव यू नॉट टू डू। गीता को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं। प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, क्यों, तो इसकी अंग्रेजी पहले। व्हाई सब्जेक्ट के अनुसार हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट गीता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू को लिखेंगे। इसमें नॉट क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है। टू, इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। गीता को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं। वाई हैज गीता टू वॉश क्लोथ्स। वाई हैज गीता टू वॉश क्लोथ्स। हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव, प्रेजेंट टेंस के हैज और हैव के साथ हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना सीखे। इसको ध्यान से एकदम मन लगाकर पहले ध्यान से इसको देखिए। इसके बाद स्ट्रक्चर, रूल और पहचान को पढ़िए। इसके बाद समझिए। इसके बाद ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए और डेली 10 ट्रांसलेशन बनाइए। और अपने शब्दकोश को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब तक हमको मीनिंग नहीं आएगा तब तक हमें ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। तो हमेशा जो है अपने मीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मीनिंग याद करें, नियम को देखें, समझें और पढ़ें और अनुवाद करें। और हाँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।